वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं सिविक्स की बुक से। चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले हमने फेडरलिज्म देखा था, दैट वो चैप्टर नंबर 2, और आज हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6। बीच के चैप्टर जो हम हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस साल कोरोना पेंडेमिक की वजह से सीबीएसई ने आपका सिलेबस कुछ रिड्यूस कर दिया है, तो उसमें वो सारे चैप्टर इंक्लूड है। इंक्लूड मतलब रिड्यूस जो किए गए हैं उसमें रखे गए हैं वो। तो इस बार जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में चैप्टर आएगा वो 2 चैप्टर शुरू के और बाद के 2 चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, और इसके बाद में एक चैप्टर और है, तो उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। अभी इस वीडियो में हम पूरी तरह से हम फोकस रहेंगे आपके पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलो शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग मतलब पॉलिटिकल पार्टी को सुनते ही आपके दिमाग में कई तरह की बातें आ रही होंगी। पॉलिटिकल पार्टी की जो सिंबल्स होते हैं, जैसे जो फेमस पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल, कई तरह की पार्टी होती है ना। एक तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ये क्या होती है ये भी हम सीखेंगे। स्टेट या रीजनल यानी लोकल एरिया की पॉलिटिकल पार्टी, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट असेंबली के इलेक्शनों में पार्टिसिपेशन दिखाती है। बाकी नेशनल लेवल का जैसे पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होगा उसमें इसका पार्टिसिपेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हालांकि बाद का इश्यू है। अभी आप इतना समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में आते ही या पॉलिटिकल पार्टी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो पिक्चर आती है उससे आप डायरेक्ट क्या समझते हैं कि हमारे जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही एक्चुअल में होता है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का होना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी के विभिन्न सेक्शन या रिमोट एरिया या जैसे ट्राइबल्स ग्रुप जहां रहते हैं, जिन लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में पता नहीं कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, ये उनको पता नहीं, वो अक्सर जुड़े होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। मतलब उनके अनुसार जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टी है। वो ये मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो सिस्टम है वही डेमोक्रेसी है। लेकिन आप इससे यह अर्थ लगा रहे होंगे कि उन लोगों के बीच में कोई पर्टिकुलर पार्टी फेमस होगी या पॉपुलर होगी। आपके दिमाग में आएगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उन लोगों में ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा पॉपुलैरिटी उस पर्टिकुलर पार्टी की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। हो सकता है वह आदमी जो डेमोक्रेसी को ना जानता हो पॉलिटिकल पार्टी को जानता हो, तो जरूरी नहीं वो पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता हो, पर्टिकुलर किसी पार्टी को। जैसे मान लो किसी रिमोट एरिया में 2 पार्टी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप बीजेपी भी ले लो। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आएंगे इसलिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला कोई आदमी होगा रिमोट एरिया में, हो सकता है उसी रिमोट एरिया में कुछ लोग बीजेपी पार्टी को जानते हो। उन लोगों को डेमोक्रेसी से मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है उन लोगों के लिए, तो पूरी तरह से डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल पार्टी। वो लोग, उन लोगों का मानना ये है कि हम जिस पार्टी को फेवर करते हैं वो इलेक्शन में जीत जाए तो हमारे लिए वही फुल डेमोक्रेसी है। तो हम मुद्दे पे थे पॉपुलैरिटी पे। तो कुछ एरिया में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पार्टी पॉपुलर होती है, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पॉपुलर अच्छे की वजह से। हो सकता है कि जो लोग या जिस एरिया में, जिस रीजन में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा पॉपुलर है, तो कुछ लोग उसको क्या करते हो, क्रिटिसाइज करते हो। कर सकते हैं ना, क्रिटिसिज्म तो कोई भी कर सकता है। हो सकता है कोई उसके फेवर में बात करता हो, कर सकता है उसके फेवर में कोई बात करता हो। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों का स्टैंड होता है। हम पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसाइज किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज को, जो नीतियां होती हैं, उसके कुछ व्यूज होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यूज होते हैं, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। उन लोगों का अल्टीमेट गोल ये होता है कि हम
कुछ भी सोसाइटी में बुरा हो रहा है या हमारे लिए बुरा हो रहा है, गवर्नमेंट बुरा कर रही है, तो उनको डेमोक्रेसी से मतलब नहीं है। वो पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल समझते हैं पार्टी को। हालांकि रियल में यही है, लेकिन सिद्धांत की हम बात करें कि क्या स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी में, तो ऐसा सब कुछ प्रिवेल नहीं करता है। तो इससे होता क्या है कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टी जो है उससे हमारी जो सोसाइटी है उसमें आपको सोशल और पॉलिटिकल दोनों प्रकार के डिवीजन देखने को मिलेंगे। लोग क्या होंगे, कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग किसी एक पार्टी को फेवर करते होंगे, उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे होंगे एक ही सोसाइटी में होंगे लेकिन उनके पॉलिटिकल जो व्यूज हैं वो अलग अलग होंगे। तो हमारी सोसाइटी को हम सोसाइटी के हिसाब से भी सोशल और पॉलिटिकल बेस दोनों पे हम बांट सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा सोशल और पॉलिटिकल। सोशल को मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग या कास्ट के लोग या ग्रुप के लोग एक पार्टी को फेवर करते हैं सारे, तो हो गया सोशल डिवीजन। वहीं दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि कोई एक कास्ट है या एक कोई ग्रुप है, वो क्या करेगा, किसी दूसरे, इसमें दो अलग अलग या दो से अधिक पार्टियों को ये क्या करेंगे, पसंद करेंगे या उनका फेवर करेंगे। तो देखो किस तरह से पॉलिटिकल डिवीजन होता है। तो ये आपको पक्का क्लियर होना चाहिए था। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उससे आपको क्या समझ में आया? उसमें ये समझ में आया हमें कि जो लोग हैं हमारी सोसाइटी के, ऐसे लोग नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत है लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानते कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानते। इसके अलावा वो नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानते कि हमारी गवर्नमेंट का नेचर जो है वो कैसा है, नेचर ऑफ गवर्नमेंट। वो पूर्णतः या फुली किसको जिम्मेदार समझते हैं? पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को। तो उनके लिए तो पॉलिटिकल पार्टी ही कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, उनके लिए तो पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट हो गई। तो ये चीजें हमें अभी तक पता होनी चाहिए थी। अब इतने डिस्कशन के बाद में हम लोगों के दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि क्या पॉलिटिकल पार्टी किसी भी डेमोक्रेसी या किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जरूरी है या नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी और अल्टीमेटली जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो आप अच्छी तरह से डिसाइड कर पाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी किसी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए या किसी शासन व्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है। तो देखो, हम ट्रेंड यदि इसमें डिस्कस करें तो आज से लगभग 100 साल पहले मुश्किल से कोई एक आध आपको मिल जाए ऐसी कंट्री जिसमें पॉलिटिकल पार्टी हो। इससे मतलब क्या आपको समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी नहीं थी मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी, इसका मतलब किसी एक आदमी का मोनार्की होगी, या तो वहां मोनार्की शासन होगा या फिर वहां मिलिट्री रूल होगा, या तो वहां मिलिट्री रूल होगा या फिर वहां मोनार्की होगी। ऐसे शासन व्यवस्था जहां मिलिट्री और मोनार्की है वहां पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्थान नहीं होता। तो डेमोक्रेसी में ही पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, सरवाइव कर सकती हैं। तो 100 साल पहले की बात कर रहे हैं तो वहां बहुत कम देश ऐसे थे जहां किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल पार्टी थी। और आज की हम बात करें तो बहुत ही फ्यू कंट्रीज, यानी न के बराबर कंट्री ऐसे होंगे जहां पॉलिटिकल पार्टी ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है। अब पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है तो पॉलिटिकल पार्टी की स्टडी भी जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सीखना भी जरूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मीनिंग से कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। भैया पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? तो कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है कि गॉड या आप ये बोलो ईश्वर अल्लाह किसी ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया, ये आदमी की बनाई हुई फॉर्म होती है। इसमें होता क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये क्या करेंगे, साथ आएंगे, कम टुगेदर। इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको अलग उस तरह से समझा रहा हूं कि ग्रुप ऑफ पीपल होगा, वो सारे साथ आएंगे। साथ किस लिए आएंगे? इनका मोटो क्या होगा? 2 मोटो होंगे। पहला,
टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए। और दूसरा मोटो, इलेक्शन किस लिए लड़ा जाता है? टू होल्ड पावर, टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। मीनिंग समझ में आ गया हो आपको? पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर इन ऑर्डर टू कंटेस्ट इलेक्शन और टू होल्ड, और नहीं, एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी की इसमें आप वो नहीं करेंगे। अब इनका एजेंडा क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? तो देखो, कुछ नहीं होता, हर पॉलिटिकल पार्टी की अलग अलग कुछ पॉलिसी होंगी, कुछ नीतियां होंगी ना उनकी, कि भैया हम पब्लिक डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इस तरह की पॉलिसी को क्या करेंगे, अंगीकार करेंगे या इनको फॉलो करेंगे। इनके कुछ प्रोग्राम हो सकते हैं। देखो, ये सारी चीजें होंगी क्यों? इनके जो प्रोग्राम होंगे उनका अल्टीमेट गोल होगा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब इन पार्टियों का अल्टीमेट जो गोल होगा तो वो तो यही होगा, लेकिन सभी पार्टियों के जो रास्ते हैं ना, सोच विचार जो है वो अलग होंगे। उसी को हम बोलते हैं पॉलिसी और प्रोग्राम। कोई दूसरे तरीके, कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट कर कर सोसाइटी का डेवलपमेंट करना चाहती है कोई पार्टी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करेगी। वो ये समझती है कि इस तरह की सेक्टर को हम ज्यादा प्रमोट करेंगे तो हमें कम सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और लोगों का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। कुछ पार्टियां ऐसे सोचती हैं कि एग्रीकल्चरल, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अच्छी तरह से रची बची है तो इसी को ही हम आगे बढ़ाएं, रची मची है तो इसी को हम आगे बढ़ाएं। तो इसलिए वो करते क्या है, क्योंकि उनका गोल ये होता है क्या करना, टू होल्ड पावर। पावर में आने के लिए उनको इलेक्शन जीतने पड़ेंगे। इलेक्शन जीतने के लिए वो क्या करती हैं कि विभिन्न प्रकार की पॉलिसी यानी एजेंडा अपने उसमें मैनिफेस्टो पब्लिक डोमेन में रखेंगे इलेक्शन से पहले, कि जब हम इलेक्शन में जीतेंगे, जिसको हम ये बोलते हैं कि बड़े बड़े नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं या चुनावी वादे करते हैं, तो वो सारी चीजें पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। वो पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि हम जब इलेक्शन जीतकर सामने आएंगे तो हम पब्लिक सोसाइटी को किस तरह से डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाएंगे। तो उनके प्री डिफाइंड कुछ वेज होते हैं, लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं। तो लोगों को करते क्या है, वो परस्यूड करते हैं, परस्यूड द पीपल को परस्यूड करते हैं, लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं कि जब हम जीत कर आएंगे तो इस तरह की पॉलिसी को हम ज्यादा तवज्जो देंगे और इस तरह के प्रोग्राम हम डेवलपमेंट के चलाएंगे, जिससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को सपोर्ट मिले। पब्लिक डोमेन में यदि आप रख देंगे अपना एजेंडा, तो जो लोग उनसे खुश होंगे उनकी पॉलिसी से, तो वो उनको वोट करेंगे, जो उनकी पॉलिसी से खुश नहीं होंगे वो उनको वोट नहीं करेंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का मैकेनिज्म होता है। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई कि इससे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मैनिफेस्टो होंगे या अलग अलग पॉलिसी रहेंगी, तो इससे लोगों में पॉलिटिकल डिवीजन आएगा। पॉलिटिकल डिवीजन मैंने पहले भी आपको बताया। डिवीजन कैसे कि सोसाइटी के लोग, कुछ लोग तो ए पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बी पार्टी को, कुछ सी पार्टी। तो लोग तो पर्टिकुलर एक ही सोसाइटी में, लेकिन ये बट जा रहे हैं, इनके व्यूज बट जा रहे हैं। कुछ लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, कुछ इनको कर रहे हैं, कुछ इनको फॉलो कर रहे हैं। तो इनमें कभी क्लैश भी देखने को आपको मिल सकता है। तो पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनका फंडामेंटल जो चीज है वो है पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी। अब एक अलग चीज और है इसमें कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये सोसाइटी का पार्ट है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, सोसाइटी का पार्ट होते हैं। इसके अलावा सोसाइटी का पार्ट है तो इनमें एक चीज होती है पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप को यदि आप अलग अलग करेंगे तो पार्टीशन प्लस शिप, मतलब लोग
किसी एक मुद्दे पर ना पहुंचकर अलग अलग मुद्दों में, मतलब अब मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। जैसे ये सोसाइटी है हमारी पूरी, यहाँ ए पार्टी को फॉलो करने वाले लोग हैं, यहाँ बी पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करने वाले लोग हैं, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई। तो अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो ये करते हैं। तो देखो आपको सोसाइटी एक है, बढ़ती हुई नजर आ गई। तो ये मैं इस वर्ड की मदद से आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि जितने लोग हैं ये हर लोग किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ क्या होंगे, इंक्लाइन होंगे, एक की तरफ इनका झुकाव होगा, मतलब इनमें बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस की आप बात करें तो वो देखने को नहीं मिलेगा। बैलेंस व्यू जो है उनको ये फॉलो नहीं करेंगे, बजाय क्या करेंगे, ये किसी एक व्यू या एक पॉलिटिकल पार्टी की साइड ये लेंगे। तो उसी को बोला जाता है पार्टीशनशिप, यानी पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी को बांटने का काम करती है। ये आपको पता लग गया। अब अगला फैक्टर जो है वो आपको इसमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी किन किन लोगों से मिलकर बनी होती है। तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं इसके। पहला, लीडर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पहला तो लीडर होगा। दूसरा होगा इसके एक्टिव मेंबर। अब इनमें क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूं। एक्टिव मेंबर और सपोर्टर, और क्या होता है, सपोर्टर नहीं, फॉलोअर। सपोर्टर भी बोल सकते हैं, फॉलोअर्स भी बोल सकते हैं। जो सपोर्ट करते हैं वो फॉलोअर्स। देखो लीडर तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई एक मुखिया होगा पार्टी को, जो पार्टी को लीड करेगा या पब्लिक डोमेन में इससे रिलेटेड जितने भी इसकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड चीजें, मैनिफेस्टो पब्लिक डोमेन में रखेगा। एक्टिव मेंबर वो लोग होते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी, पॉलिसी और प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को कन्विंस करवाते हैं, लोगों को परस्यूड करते हैं कि आप ये पार्टी ज्वाइन करें और इलेक्शन में इस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। तो ये फॉलोअर्स होते हैं जो कि एक्टिवली कहीं पार्टिसिपेट नहीं होते। इनको देखकर कोई बता नहीं सकता कि ये किस पार्टी के हैं। एक्टिव मेंबर को आपको देखने को लग जाएगा, जैसे मानो कोई एक पार्टी है जिसका कोई सिंबल है तो उसको लेकर घूमते रहेंगे ये, तो वो होते हैं एक्टिव मेंबर। चलो अब अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या क्या है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो क्या क्या काम करती हैं। अलग अलग कामों को हम यहाँ बेसिकली हम यहाँ कुछ पॉइंटों से उसको समझने की कोशिश करेंगे। उन पॉइंटों की संख्या होगी आपके यहाँ 7। तो सबसे पहला पॉइंट, तो आप लोग जितना मैंने आपको ब्रीफ दिया उससे आप इसको समराइज कर सकते हैं। पहला, कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पहला महत्वपूर्ण काम होगा पार्टी का इलेक्शन में जीतना या इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करना। क्यों? क्योंकि उनका मोटो ये होता है कि हमें पावर में आना है और गवर्नमेंट में रहकर जो हमारी पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट करना है। जब तक उनके हाथ में पावर नहीं होगी तो वो अपने जो पॉलिसी, प्रोग्राम और एजेंडा है उसको कैसे लागू करेंगे। तो कंटेस्ट इलेक्शन होता है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ये लोग जनता के बीच में अपने एजेंडा को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने विचारों को फैलाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये परस्यूड करने की कोशिश करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि इलेक्शन में इनको अच्छी खासी मात्रा में क्या मिले, वो मिले, बहुमत मिले। तो ये चीजें इसमें देखने को आपको मिलती हैं। अब इसमें इलेक्शन करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए ऐसा तो है नहीं कि एक्टिव मेंबर भी आ जाएंगे, फॉलोवर्स भी आ जाएंगे, लीडर भी आ जाएंगे। कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स को कैसे चुना जाता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कैंडिडेट्स को चुने जाने के अलग अलग कंट्री में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। आपको बात तो समझ में आ रही होगी ना कि कैंडिडेट की बात मैंने क्यों है। एक्टिव मेंबर का काम होता है इस पॉलिटिकल पार्टी के सारे व्यूज को पब्लिक में फैलाना। कैंडिडेट इन्हीं एक्टिव मेंबर्स में से चुने जाते हैं जो ज्यादा एक्टिव है और लीडर की नजर में ज्यादा एफिशिएंट है, उनको कैंडिडेट चुना जाता है। हम हमारे इंडिया की बात ये कर रहे हैं।
इंडिया में जो लीडर होता है, पार्टी का जो लीडर होता है, वही चूज करता है कि कौन इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा हमारी पार्टी की तरफ से। तो लीडर के हाथ में होता है। यूएसए, यूके जैसी कंट्री की बात आप करें तो यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो कैंडिडेट है ना वो चुने जाते हैं मेंबर्स, उस पूरे मेंबर्स का योगदान होगा, और दूसरा उसके सपोर्टर, ये सपोर्टर भी मिलकर चुनेंगे। देखो 3 कंपोनेंट मैंने बताए। इंडिया में सिर्फ लीडर ही डिसाइड करते हैं कि कौन कैंडिडेट होगा, यूएसए में डिसाइड करते हैं ये दोनों मिलकर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर्स, उनके व्यूज ओपिनियन जाने जाते हैं, फिर उसके बाद में कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, कॉन्टेस्ट इलेक्शन आ गया ना समझ में आपको। दूसरा होगा पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। मैं जब आपको ओवरव्यू इसके बारे में दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हर पॉलिटिकल पार्टी का ओपिनियन और व्यूज वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो सोसाइटी के सामने या पब्लिक डोमेन में अपनी जो पॉलिसी, व्यूज, ओपिनियन सामने रखते हैं। इसके बाद में पूरी तरह से ये डिपेंडेंट होता है पब्लिक पर। वो पब्लिक क्या करेगी, वो देखेगी सभी पॉलिटिकल पार्टियों के व्यूज, ओपिनियन क्या है, उनकी पॉलिसी क्या रहेंगी, सत्ता में जब वो आ जाएंगी तो किस तरह के डेवलपमेंट के रास्ते अपनाएंगे। तो जो उसके उनके लिए या सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, जो वैरायटी ऑफ व्यूज हैं उनमें से वो जो अच्छे व्यू होंगे उनको चुनेंगे। व्यूज को चुनने का मतलब हो गया कि वो पार्टी को क्या करेंगे, फिर वोट करेंगे। और सोसाइटी में कई बार क्या होता है कि सेम जो व्यूज होते हैं, जो ओपिनियन होते हैं, वो भी पार्टी होती हैं। जैसे मानो यहां पार्टी है ए, बी, सी और डी। ए और बी में तो बिल्कुल भी इनकी पॉलिसी नहीं बनती, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। लेकिन सी के हो सकता है कुछ व्यू ए से मिले, हो सकता है डी के कुछ व्यू बी से मिले। तो बाद में जाकर ये क्या करते हैं, अलायंस करते हैं, बाद में क्या कर लेते हैं, गठबंधन। गठबंधन जो भी होगा वो सेम व्यूज और ओपिनियन पार्टी वालों में ही होते हैं। तो सोसाइटी में आपको देखने को क्या मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टी कुछ ऐसी भी होंगी जिनके सेम व्यूज होंगे, सेम ओपिनियन होंगे। तो वो लास्ट में आकर क्या होती हैं, अलायंस भी कर लेते हैं। ये प्री इलेक्शन भी अलायंस हो जाते हैं और पोस्ट इलेक्शन भी, यानी इलेक्शन से पहले भी ये गठबंधन कर सकती हैं और इलेक्शन के जब रिजल्ट आते हैं उसके बाद में भी ये अलायंस कर लेते हैं। तो ये बात आपको यहाँ समझनी थी। तीसरा आपका होगा मेकिंग लॉज। मेकिंग लॉज, पॉलिटिकल पार्टी ही तो बनाती हैं लॉज। भाई बोलने को तो ये है कि जो कानून बनाने का काम है वो है लेजिस्लेचर का, आपको अच्छे से पता है, लेजिस्लेचर का। विधायिका का काम है ये, लेकिन विधायिका बनती किन से है, एमपीज से। जितने इलेक्टेड एमपीज होते हैं हमारे यहाँ 545 जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चुनकर जाते हैं। तो ये सारे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी न किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को जरूर फॉलो करते होंगे। तो ये जाकर किस में बैठेंगे, लेजिस्लेचर में। तो ये क्या करेंगे, मेकिंग ऑफ लॉ का काम हो रहा है कि नहीं। यही पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे वो क्या करेंगे, लॉ का निर्माण करेंगे। अब इनमें लॉ बनाएगा कौन, क्योंकि लॉ बनाने के लिए क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए। वहां वोटिंग होती है, जिसके ज्यादा वोट होते हैं वो लॉ पास हो जाता है, अदरवाइज लैप्स कर जाता है। तो आइडियोलॉजी के आधार पर ही, क्योंकि देखो ये लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई हम सत्ता में जब आएंगे तो इस तरह की लॉ बनाएंगे, इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे। तो वही तो काम हो रहा है इनडायरेक्टली। तो आपको ये इस तरह से अच्छे से समझना था। इन 545 में से हो सकता है कुछ, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो हों, कुछ बीजेपी के हों, कुछ बीएसपी के हों। तो होगा क्या कि जब कोई भी लॉ सदन में रखा जाएगा
हाउस में रखा जाएगा, वो चाहे से लोअर सदन हो चाहे अपर सदन हो, तो उसमें ये सारे प्रेजेंट रहेंगे। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग हैं ना, वो सारे एकजुट होकर एक मत इनका होगा, क्योंकि इनकी पॉलिसी जो है वो कंबाइंड है। वहीं बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट जीत कर आए हैं, जितने भी एमपी, वो पर्टिकुलर जो पार्टी की लीडरशिप है उसी ओपिनियन को ये फॉलो करेंगे। मतलब जितने लोग जीत कर आए हैं उनका पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं होता, ये पूरा ओपिनियन है पार्टी का, क्योंकि पार्टी की टिकट पर जीत कर आए हैं। पार्टी ने जो एजेंडा पब्लिक डोमेन में रखा था उसी के आधार पर ये जीत के आए हैं, ना कि ये अपने पर्सनल एफर्ट्स के कारण या पर्सनल जो एबिलिटी है उसके आधार पर। तो इसलिए यहाँ पूरी तरह से चलती है पार्टी लीडर की, न कि पर्सनल किसी उसकी। नेक्स्ट, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी का एक महत्वपूर्ण काम क्या होगा कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां, या तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी से जीत कर आई है या फिर वो नहीं जीत कर आ रही है, तो अलायंस बनाकर क्या करेंगे, वो फॉर्मेशन करेंगे किसका, गवर्नमेंट का, और फिर गवर्नमेंट को चलाए भी गए। जैसा कि हर इलेक्शन के बाद में होता है, इलेक्शन में यदि मेजोरिटी किसी पार्टी की आ गई तो वो क्या करेंगे, पार्टी को अपनी आइडियोलॉजी और जितने वादे उन्होंने जनता में किए थे उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे और उसी प्रकार की चीजें वो बनाएंगे। अब गवर्नमेंट को चलाने का जो मेन मुद्दा होता है, जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव को आप अच्छे से जानते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी हमने अच्छे से सीखा है। एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं, सारे किसी भी जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी मतलब जो सत्ता में पार्टी है, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, जो फिलहाल गवर्न कर रही है, उस पार्टी के सारे क्या होंगे, मेंबर होंगे, एमपी होंगे ये। क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो इन्हीं के द्वारा क्या किए जाते हैं, उसमें लाए जाते हैं, लेजिस्लेचर में रखे जाते हैं। क्योंकि एग्जीक्यूटिव सारे किससे लीड कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी से। और रूलिंग पार्टी एमपी जो है वो किसमें है, मेजोरिटी में है, और कोई भी एमपी जो है वो पार्टी लीडर के ओपिनियन से बाहर नहीं जा सकता। यही कारण होता है एग्जीक्यूटिव को सबसे ज्यादा पावर होता है। और एग्जीक्यूटिव जो सदन में जो भी बात रखेंगे, जो भी बिल रखेंगे, उसका 100% पास होना है। तो ये पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो किस तरह से फॉर्मेशन होता है, किस तरह से गवर्नमेंट को चलाया जाता है, तो ये आपने सीखा। इसके लिए करती क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का रोल ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी ही अलग अलग जो लीडर होते हैं, क्योंकि एक समझ जो लीडर बन गया वो हमेशा लीडर नहीं रहेगा, उसका रिक्रूटमेंट भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी। पॉलिटिकल पार्टी की कुछ शर्तें होंगी कि भाई आपको इस प्रकार की आइडियोलॉजी फॉलो करनी होगी, आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो उसी आदमी को ये रिक्रूट करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं। और जब ये ट्रेन आदमी जो कैपेबल होंगे उन्हीं को फिर ये क्या बनाते हैं, मिनिस्टर। मिनिस्टर बोले तो आपका एग्जीक्यूटिव, आपने अच्छे से सीखा था, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, तो वो सारा कंसेप्ट यहां आप लागू कर सकते हैं। फिफ्थ, रोल ऑफ अपोजिशन। देखो, कई पार्टियों ने, कई पॉलिटिकल पार्टियों के जो कैंडिडेट थे उन्होंने इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ने के बाद में होगा क्या कि जैसे मानो 5 पार्टियां हैं, ABCD, टोटल सीट है 100। एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं, 100 का मतलब ये होगा कि जिसके पास 51 होगा वो सरकार बनाएगा। 51 सीट तो आपको चाहिए। अब हो सकता है कि A को 30 सीट मिली, B को हो सकता है 25 सीट मिली, इसको हो सकता है 15 सीट मिली, इसको हो सकता है कि कितनी बच गई, 40 और 30 70, इसको हो सकता है 15 मिले और इसको 15 मिली। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। अब सरकार के लिए सीटें कितनी चाहिए, 51। तो 51 के लिए क्या करेंगे, ये अलायंस करेंगे। अलायंस करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसे मानो कि ये अलायंस कर लिया इसने, 30 और 15 50, मानो इसको 16 मिली है ना, इसको 14 कर लो एग्जाम्पल के लिए ना, तो ये पूरी इसकी हो गई कितनी, 46 होंगी। 46 के बाद में एक और मिला लो आप, मतलब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर, 2 या 2 3 4 5 जितनी पार्टियां हैं वो मिलकर क्या बनाएंगी, गवर्नमेंट बनाएंगे। देखो इसमें कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, हो सकता है अकेली एक पार्टी को ही 52 मिल जाए तो इसको अलायंस करने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। और कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि अलायंस करने की जरूरत पड़े। तो अब ए पार्टी उसी को ढूंढेगी जिसके पास इसकी जैसी आइडियोलॉजी होगी। ये तो है नहीं कि इसके बिल्कुल जो अपोजिशन वाली चीज है उसको ढूंढेगी, तो ये किसी दूसरी पार्टी को ढूंढ के अपनी सरकार बना लेगी। अब जो बच गया सबसे बड़ा ग्रुप बी,
ये सदन में अपोजिशन का रोल अदा करेगा। और अपोजिशन का किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिशन ही जो विभिन्न प्रकार की पॉलिसी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के द्वारा पास की जाएंगी उनको क्रिटिसाइज करेंगी, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करेंगी। एग्जीक्यूटिव के जो रोल होंगे उनको ये क्या करेंगी, चेक एंड बैलेंस का रोल अदा करेंगी। तो अपोजिशन का सबसे बड़ा रोल होता है। अपोजिशन देखो कौन बैठ रहा है, सरकार भी पार्टी बना रही है, अपोजिशन में भी पार्टी ही बैठ रही है। तो पार्टी का डेमोक्रेसी में काफी बड़ा रोल है। नेक्स्ट हो गया आपका शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन जो होते हैं उनको शेप देने का काम भी ये करते हैं। कैसे? जैसे मानो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बना ली, सरकार बना के एग्जीक्यूटिव भी फॉर्म कर दिया और सारे काम होने लग गए। लेकिन अलग जो पार्टी होती हैं सभी पार्टियों के, चाहे वो इलेक्शन में इतनी सीट ना जीत पाई हो जो कि सरकार बनाने के लिए जरूरी हो, लेकिन उनके फॉलोवर और उनके सपोर्टर तो पब्लिक में है ही। तो अब ऐसा नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में आ गई वो उनके इंटरेस्ट जो कि जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया उनके इंटरेस्ट को वो क्या करें, हर्ट करें या उनको नुकसान पहुंचाए, ऐसा किसी प्रकार का वो नहीं कर सकते। तो पार्टी गवर्नमेंट कोई भी हो उसका अल्टीमेट गोल होगा पब्लिक की सर्विस करना। पब्लिक में सभी आ जाते हैं, इनके सपोर्टर भी आ गए जिन्होंने इनको वोट दिया है, ऐसे भी लोग होंगे जो इनको वोट नहीं दिए। मतलब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है उन्हीं लोगों से जिन्होंने इनको वोट दिया है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होंगी वो इक्वली अफेक्ट करेंगी उन लोगों को भी जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि कई बार ये पॉलिसी ऐसी बनाने चाहेंगी जिससे कि सोसाइटी में अलग प्रकार का कोई, जैसे मानो कोई ग्रुप है ए और कोई ग्रुप है बी, इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है ए ग्रुप ने। अब गवर्नमेंट को पता है कि हमें ए ग्रुप ने सपोर्ट किया है, बी ने नहीं किया है, तो गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी बनाएगी जिससे बी का थोड़ा सा नुकसान हो। तो बी ने भी तो किसी न किसी पार्टी को क्या किया होगा, सपोर्ट किया होगा। वो पार्टी भी पक्का लेजिस्लेशन में होगी या पार्लियामेंट में बैठी होंगी, कुछ कैंडिडेट तो चुनकर गए होंगे चाहे कम गए हों। तो इससे क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी होगी ना वो चेक एंड बैलेंस का वहां क्या करेगी, सिस्टम बैठाएगी। ऐसा नहीं होगी, इसके ऊपर कंट्रोल रखेगी, किसकी मदद से, ये विभिन्न प्रकार के मूवमेंट सोसाइटी में चला सकती हैं। कैसे? ये पब्लिक डोमेन में बोल सकते हैं कि देखो ये जो गवर्नमेंट है ये बायस है और इस पर्टिकुलर सेक्शन के खिलाफ इस प्रकार का बिल या इस प्रकार का लॉ ये बनाने जा रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के मूवमेंट वो लॉन्च कर सकते हैं। तो पब्लिक में जब ऐसा मैसेज जाएगा तो इस गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसकी छवि कहीं ना कहीं खराब होगी, क्योंकि ये तो बायस गवर्नमेंट है तो इनको नुकसान होता है। तो इस तरह से जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसको ये सेव करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या रहेगी, हमेशा बहुत ही कॉन्शियस रहेगी कि किस प्रकार की पॉलिसी हमें फ्रेम करनी है या किस प्रकार के हमें रोल अदा करना है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए था। लास्ट आपका होगा 7। लास्ट है पार्टी की वजह से ही पीपल या लोगों का एक्सेस होता है किसके पास, गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम तक। ये कैसे होता है? देखो कि मानो कि कोई पार्टी जीतकर आ गई, तो पार्टी जीतकर आती है तो क्या होता है कि अलग अलग जो लीडर होते हैं, अलग अलग जो कैंडिडेट हैं वो उनकी कुछ निश्चित एरिया होता है जिसको वो लीड करते हैं, जिससे वहां वो जीतकर आते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत कर आते हैं। तो मानो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से ए कैंडिडेट जीत के गया ए, तो इसको ये लीड कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में जब ये अब इसको रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ की सीधी सी बात है कि यहाँ की जो जनता है वो तो है नहीं कि सीधी पार्लियामेंट में चली जाएगी, इसी के माध्यम से अपने इंटरेस्ट वहां पहुंच जाएगी। तो देखो लोगों का एक्सेस कैसे बढ़ता है। इस पर्टिकुलर एरिया में मानो ये एएमपी है, इस पर्टिकुलर एरिया में दुनिया भर की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होगी। जैसे प्रशासनिक जो अधिकारी कर्मचारी गण जो लोग होते हैं जो प्रशासन को चलाते हैं उनका यहाँ डिप्लॉयमेंट होगा, अलग अलग ऑफिस वो डील कर रहे होंगे। अब कोई आदमी का इनसे काम पड़ा तो क्या होता है कि आदमी सीधा गवर्नमेंट ऑफिसेज के पास नहीं जाता, ऑफिसर के पास नहीं जाएगा, वो सीधा कहाँ जाएगा, इस नेता के पास। और इस नेता की बात इन लोगों को सुनना ही पड़ेगी क्योंकि ये इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ की पॉलिसियों को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि इसकी सरकार में क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से लोगों का
गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम, ये विभिन्न प्रकार की स्कीम भैया आप लागू करो, इनको फायदा क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसी चीजें ये गवर्नमेंट जो प्रशासनिक अधिकारी बोलो या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी का सोसाइटी में होना बहुत जरूरी है। अब आपने कुछ 7 पॉइंट की मदद 7 पॉइंट की मदद से मैंने आपको इसके रोल्स आपको बताने की कोशिश की। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्यों है। तो इसको यदि हम समराइज वे में करना चाहें तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट यू हैव रीड। तो आपने पहले ही पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से फंक्शंस वो करती है। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। तो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑल द पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म ऑल दीज इंपॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा, कोई भी मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। किस तरह से, मैंने आपको बताया कि कोई भी डेमोक्रेसी जो है, द मॉडर्न डेमोक्रेसी, इवन ए सिंगल मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के बिना किसी भी डेमोक्रेसी का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस बात का अंदाजा आप इमेजिन करके लगाओ कि किसी देश में यदि पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या वहां डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी कतई नहीं होगी। वहां मोनार्की होगी, या वहां मिलिट्री रूल होगा, या वहां और अलग प्रकार की कोई शासन व्यवस्था होगी, लेकिन डेमोक्रेसी कतई नहीं होगी। और डेमोक्रेसी यदि नहीं होगी तो क्या लोगों का जो सर्वांगीण विकास है, होलिस्टिक अप्रोच होती है डेवलपमेंट की, उसको क्या हम लागू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी ना हो, मानो इलेक्शन हो रहे हो वहां, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां नहीं हो, तो होंगे कैसे कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं, इंडिपेंडेंट, जिनको आप निर्दलीय उम्मीदवार बोलते हैं, वो उम्मीदवार होंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से ये खड़े होंगे और जीत भी जाएंगे। मानो 545 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 545 इंडिपेंडेंट हमने इनको जिता दिया। लेकिन अब आप जरा सोचो, 545 जो लोग अलग अलग एरिया से जीत कर आए हैं, इनको डिसिप्लिन में रखने के लिए, इनको एकजुट रखने के लिए, या गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए इनको किसी लीडर की जरूरत तो पड़ेगी। इनकी कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए, ये किसी एक पॉलिसी पर फोकस करने चाहिए। तो होगा क्या, अलग अलग एरिया से अलग अलग ये जीत कर आ गए। जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे, इनका पूरी तरह से फोकस होगा उसी एरिया पर जहां से ये जीत कर आए हैं। ये कभी भी पूरे इंडिया के डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, इनका पूरा फोकस रहेगा इनके एरिया पर। तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा, नहीं होगा। दूसरी बात, ये किसी भी एक पॉलिसी या एक आइडियोलॉजी पर कभी भी एक मत कंसेंसस नहीं होंगे, क्योंकि इन सबकी आइडियोलॉजी कोई डिफाइन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप ऑफ पीपल, उनकी सेम आइडियोलॉजी, पॉलिसी मेकिंग का सारा फॉर्मेशन सब एक होता है। तो यहाँ ये सिस्टम हो सकती है। तो इससे होगा क्या, जैसे मानो 545 में से आधे लोगों ने यानी 273 लोगों ने मिलकर सरकार बना ली, लेकिन रोज इनमें क्लैश होंगे 273 लोगों में, क्योंकि ये बिल्कुल भी इनमें डिसिप्लिन नहीं होगा और ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं सोचेंगे। एज कंपेयर टू नेशनल इंटरेस्ट दे विल कंसीडर द रीजनल इंटरेस्ट। तो ये रीजनल इंटरेस्ट पे काम करेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा, सरकार की इनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि 272-73 में हो सकता है कि 50 लोग ऐसे हों जो ना मान रहे हो, तो उनको बोलेंगे भैया ठीक है आपकी छुट्टी कर देंगे, हम जो बाकी बचे हैं उनको ले लेंगे, फिर अगली बार उनसे क्लैश होगा तो कुछ उनमें से कर देंगे। तो ऐसा इनस्टेबिलिटी का दौर हमारे यहाँ से चलता रहेगा और ऐसी कंडीशन में कंट्री बिल्कुल भी चल नहीं पाएगी। तो नेसेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट क्यों जरूरी है, ये आपको पता लगा। इस जो सिचुएशन को है हम ग्राम पंचायत के इलेक्शन पे भी समझ सकते हैं। देखो, ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वो नॉन पार्टी बेस्ड होते हैं। नॉन पार्टी बेस्ड मतलब वहां किसी प्रकार की कोई पार्टी नहीं होती। हम किसकी बात कर रहे हैं, पंचायत, सिर्फ ग्राम पंचायत के ना। ग्राम पंचायत में जो इलेक्शन होंगे उनमें कोई पार्टी का टिकट विकेट नहीं होता है। तो देखो, वहां आप इस बात को सिचुएशन को जोड़ सकते हैं
कि वहां किस प्रकार से क्योस पैदा होता है, वहां लोग पॉलिसी बनी नहीं पाती, वहां किसी प्रकार के कोई रूल अच्छे से फ्रेम हो ही नहीं पाते। पंचायत को इतने पावर दे रखे हैं, फिर भी डेवलपमेंट पॉलिसी, सड़क निर्माण, वाटर सैनिटेशन इत्यादि जितने भी प्रकार की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पंचायत के पास हैं, लेकिन फिर भी वो लागू नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि कोई भी एक मुद्दे पर वो नहीं हो पाते। क्यों? जैसे मानो ये पर्टिकुलर कोई गांव है, इस गांव में पंचायत का इलेक्शन हुआ, तो यहां से सड़क बनानी है। इस सड़क में हो सकता है एक घर इधर हो, एक घर इधर हो। अब इस सड़क को थोड़ा सा इधर लेंगे तो ये बोलेगा कि नहीं मैं अपोज करूंगा। अब हो सकता है ये इसका वार्ड पंच, जो वार्ड मेंबर है, जो वार्ड पंच है, उसको इसने वोट किया हो तो वो इसकी फेवर करेगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि काम सारे रुक जाएंगे, काम कुछ नहीं होता है। तो क्लैश की वजह से इस तरह से कंट्री में भी सिचुएशन हो सकती है। जब इनके सारों के इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट करेंगे तो फिर सारी सिचुएशन यही होगी। तो यही सारे रीजन हैं जो मैंने अभी आपको बताए, जिनके कारण आज आप वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो, चाहे से वो छोटा हो, बड़ा हो, पुराना हो, नया हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, लिस्ट डेवलप्ड हो, सब में आपको पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा। और ये किसी भी कंट्री की सरकार की स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंसी और सोवरेनिटी, इन सब के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस डिस्कशन में हमने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जाना, मीनिंग जानी, उसके काम जाने और उसकी जरूरत जानी। इससे आगे का पोर्शन, इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।